नमस्कार साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के उस क्षेत्र से जहाँ नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं और फिर 5 सालों के लिए गायब हो जाते हैं। मैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से एक आम नागरिक, एक सुशिक्षित नागरिक जो कि अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर की, जो नेपाल बॉर्डर की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ पिछले 20-25 सालों की अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम अच्छी है और ना ही कोई नेता यहाँ मुड़कर देखने आता है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक हम ये सब सहते रहेंगे? कब तक हम बुनियादी सुविधाओं के लिए दूसरे स्टेट्स पर या दूसरे ज़िले पर या दूसरे विधानसभा क्षेत्र पर निर्भर रहेंगे? आज कोई बीमार पड़ता है या किसी को अच्छी शिक्षा चाहिए, किसी को मेडिकल कॉलेज चाहिए, किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए या कुछ भी बुनियादी चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान से लेकर, उन सब के लिए इस क्षेत्र झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसना पड़ता है। आखिर कब तक हम ये सब सहते रहेंगे? कब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए हम दूसरी प्राइवेट एजेंसियों पर निर्भर रहेंगे? कब तक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे? सच पूछो तो यहाँ के लोगों को यह भी नहीं पता कि इस क्षेत्र का एमपी एमएलए कौन है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के जो एमपी और एमएलए हैं उसका नाम तक नहीं पता कि कौन है इस क्षेत्र का एमपी और एमएलए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जो कि एक बॉर्डरिंग स्टेट्स का एक बॉर्डरिंग विधानसभा क्षेत्र है। पिछले 20-25 सालों में ना यहाँ अच्छी सड़कें बनी हैं, ना हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है। उस नेता ने अपने क्षेत्र का दौरा तक नहीं किया। किसी को उस एरिया के एमएलए, एमपी, मंत्री, विधायक किसी का नाम तक नहीं पता है। आप सोच सकते हैं कि ये कैसा एक भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी कैसा ये भारत से कटा हुआ महसूस होता है। उस क्षेत्र के नेता ने न कभी दौरा किया अपने क्षेत्र का, ना कभी लोगों का हालचाल जानने का कोशिश किया कि ये जो क्षेत्र है ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आती है, यहाँ एजुकेशन की सुविधाएं चाहिए, लोग बीमार होते हैं तो यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल चाहिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में 20-20 किलोमीटर तक एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, और अगर है भी तो उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मजबूरी में लोग अपना घर बेचकर, अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर, अपनी सोने गहने गिरवी रखकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने जाते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं हम कैसे इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे जब हम इस क्षेत्र के लोगों की दैनिक मूलभूत सुविधाओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते? कैसे? नेताजी चुनाव के समय अपने महल से बाहर आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर भूल जाते हैं। 5 सालों में एक बार दिखे, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ है। ना कभी विधानसभा में दिखाई देते हैं, ना कभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। आखिरकार ये नेता अपने महल से निकलेंगे कब? कब निकलेंगे इस क्षेत्र की जनता के दुखों का निवारण करने के लिए? आखिरकार कब तक हम ये सब सहते रहेंगे? लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि अगले इलेक्शन आने से पहले तक कि लोग कहाँ कैसे हैं, नहीं है। इसमें सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम जो इस क्षेत्र के वासी हैं, हम जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम जब वोट डालने जाते हैं, जात देखकर वोट डालते हैं। ये हमारी जात वाला है, ये फलानी जात वाला है, ये जात है, ये जात है, हम उसके नाम पे वोट दे आते हैं। उसके बाद पता ही नहीं चलता कि विकास कहाँ गया। जब तक हम इस टेंडेंसी को नहीं बदलेंगे कि हमें जात के नाम पर वोट नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। आप लोग ही बताइए कि आपको पता है कि आपके क्षेत्र का एमएलए, एमपी जो भी है उसका नाम क्या है, सिवाय उस नाम के जो आपके गांव का मुखिया है, आपके पंचायत का मुखिया है, उसके अलावा आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता। आपको पता है तो बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रिस्पॉन्स करूंगा उसके लिए। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार का लेवल इतना है कि यहाँ भ्रष्टाचार आकर खुद शर्मा जाए कि भाई मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। आप उम्मीद कर सकते हैं हमारी क्षेत्र के किसानों का जो हक का खाद है वो कहाँ जा रहा है? कभी सोचा आपने?
वो जा रहे हैं नेपाल, बॉर्डरिंग स्टेट्स है इसलिए नेपाल तस्कर कर दिया जाता है। ये हमारा हक का खाद है, हमारे क्षेत्र के किसानों का खाद है। एक टाइम पर झंझारपुर गन्ने उत्पादन के लिए फेमस हुआ करता था, बस कहाँ होती है गन्ना की खेती? कहाँ हो रही है गन्ना की खेती? कोई बताएगा? इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? शाम होते ही यहाँ का कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, जो भी हो, MP MLA, जो भी दरोगा, SSB SPC, सब शाम होते ही कहाँ मिलेंगे? नेपाल के बॉर्डर पे। क्यों? क्योंकि शाम होना है, अपनी जो साधन है, जो गाड़ी है, जो साइकिल है, जो बाइक है, उठाई और उसके बाद नेपाल गए, वहाँ से खूब नशीली पदार्थों का सेवन किया, जिसमें मुख्य रूप से दारू होता है, और फिर वापस आ गए। कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको पता है कि ये सब हो रहा है, जानने रोकने वाला कोई नहीं, कोई इसके लिए कदम नहीं उठाना चाहता। आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपए देती है भारत सरकार, उस 2.5 लाख में से कितना रुपया करप्शन में जा रहा है पता है आपको? आपको नाम ऐड करवाना है, उसके पैसे लगेंगे। आपको किस्त चाहिए, जो पहली किस्त आएगी 40,000 रुपये की, उसमें किसको पैसे देने पड़ेंगे? हर किस्त पर 10,000 रुपये किसको जाएगा? इस क्षेत्र के मुखिया को। अगर आप देते हो तो आपको अगली किस्त मिलेगी, अगर आप नहीं देते हो तो किस्त कहाँ जाएगी? नहीं मिलेगी, पास ही नहीं करेगा वो। करप्शन का लेवल ये है, एक घर जिसको मिला है उससे 40,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं आप? फिर कहते हैं कि घर नहीं बनी। कैसे विकास करेंगे जब इतना करप्शन इस क्षेत्र में है? तब यहाँ के लोगों को बीमार होने पर ना एम्बुलेंस की सुविधा दी जाती है, ना मिलती है, और अगर किसी ने जुगाड़ करके भी कर लिया तो वो प्राइवेट एजेंसीज़ की होती है। अगर प्राइवेट एजेंसीज़ की ही लेनी है तो हम क्यों GST और बाकी चीज़ें पे कर रहे हैं? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? कोई बताएगा कि क्या हो क्या रही है इस क्षेत्र के विकास में? आखिरकार बाधा क्या है? जो भी नेता यहाँ चुने जाते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को एक तरीके से नकार दिया जाता है, भूल दिया जाता है। इस क्षेत्र की जनता की कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। आखिरकार क्यों? हमारे क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर है हमारे किसान भाई, उस किसान के हकूक़ का खाद क्यों नेपाल दिया जा रहा है, नेपाल को भेजा जा रहा है? क्यों तस्कर हो रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? या इस क्षेत्र के जो पुलिस है उसको पता नहीं है? बॉर्डरिंग पे जो SSB कैंप है उसको पता नहीं है? सबको पता है, मुझे भी पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता है। फिर भी ना आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ना इस क्षेत्र के जो सुरक्षाकर्मी है वो सवाल उठा रहे हैं। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक आधार कार्ड दिखाने पर 2 बोरी यूरिया। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है वो कैसे 2 बोरी यूरिया को पूरा खेत में डालेगा? कभी सोचा आपने? और नेपाल को क्या मिलेगा? नेपाल को हम लोग क्या देते हैं? हम लोगों से मतलब जो तस्कर है, हम नहीं, जो आम नागरिक है, हम नहीं, जो तस्कर है वो क्या देते हैं? वो देते हैं ब्लैक मार्केट में यूरिया। और हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या मिलेगा? जो किसान है उसको 2 बोरी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। उस पर भी सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन किसानों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो खाद है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा नेपाल। और हमारे क्षेत्र के किसान क्या करेंगे? 2 बोरी खाद, बस ख़त्म। ऐसे उम्मीद करेंगे हम अपने क्षेत्र के विकास का? क्यों आज हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा क्षेत्र जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र हैं, क्यों आज उसके 60% युवा जो 18 से 40 के बीच में है, क्यों आज 60% युवा या तो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में या गल्फ़ कंट्रीज़ में? क्यों? क्या वो युवा खेती नहीं कर सकते? क्या वहाँ कोई फैक्ट्रीज़ नहीं लगा सकते? क्या हमारे युवा में सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य है, उसको अपंग बना दिया जाता है। अपंग बनाने वाला कौन है? हमारे क्षेत्र के लोभी, लालची, भ्रष्ट नेता, यहाँ के सिस्टम। आज आपको FIR कराने के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस क्षेत्र के आम नागरिक जाकर थाने में FIR करा सके। अगर उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो होगा ही नहीं। आप करा के देख लीजिए, आपको किसी ने पीटा नहीं होगा FIR करने से वो लोग पीछे हट जाते हैं, जो थाना प्रभारी है, जो थाना का इंचार्ज है। क्यों? क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते। जैसे ही वो FIR लिखेंगे उसको काम करना पड़ेगा, उसको काम करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो लिखेंगे नहीं।
लिखेंगे ही नहीं। लिखेंगे तो फिर उसको दिखाओ कि भाई काम क्या किए। काम करना ही नहीं चाहते तो एफआईआर क्या लिखेंगे। आपको एक छोटा सा छोटा डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भी आपको घंटों या तो लाइन में लगना पड़ता है, या लाइन में लगने के बाद भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। क्यों भाई, इतना करप्शन क्यों है? यहाँ तक कि करप्शन का लेवल ये है कि आप सोच सकते हैं कि जो छोटी छोटी स्कूलों कॉलेजेस जो है उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। मेरा एक दोस्त था, 12th का एग्ज़ाम दिया उसने, तुरियाही में एक कॉलेज है वहाँ पे, तुरियाही जो ललमनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक कॉलेज है तुरियाही में, उसमें पढ़ता था। उसने 12th क्लियर किया। अब उसको वो सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए ना भाई कि एग्ज़ाम दे चुका है तो सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको 500 रुपये देने पड़े हैं। आप उम्मीद कर सकते हो, एक बच्चे से 500 लिया और उस कॉलेज में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। कम से कम तो होंगे ना भाई, 1000 तो 2000 तो होंगे ही। आपको मेहनत आती होगी, आप हिसाब लगा लीजिए। वहाँ से जो थाना का डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर है उस कॉलेज से, लेकिन धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। उसने बोला भी कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, तो उसको डर ही नहीं है कि पुलिस को फ़ोन करेगा। उसने बोला कर दो, क्या कर सकते हो आप? जब तक हम ऐसे सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इस क्षेत्र का विकास हम बिना इस सिस्टम को चेंज किए हुए कर लेंगे। इस सिस्टम को चेंज करने का एक ही उपाय है, या तो क्रांतिकारी बन जाइए, या तो भगत सिंह बन जाइए, या फिर उस भ्रष्ट नेता को जो आपके द्वारा वोट दिए हुए वोटों का फ़ायदा उठाकर महल बनाकर महल में रह रहे हैं, उसको हटाइए। बिहार में चुनाव आने वाला है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को एक जो फैक्ट है वो पता चल सके। इस आने वाले विधानसभा चुनाव में उस नेता को हटाइए जो आपको पिछले 15-20 सालों से ना तो विकास दे पा रहा है और ना मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा पा रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे कोई अगर बीमार पड़ता है उसको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। प्राइवेट गाड़ी ऑर्गेनाइज करो, खुद ही जाओ खुद ही आओ, और हॉस्पिटल भी प्राइवेट। क्या हमारे क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर नहीं बनते? या हमारे क्षेत्र में वो पावर नहीं है कि वो हॉस्पिटल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। इवन अगर सरकार कहे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ही हम दे देते हैं, उस क्षेत्र के प्राइवेट लोगों को ही दे देते हैं, तो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बना के खड़ा कर देंगे भाई वो लोग। लेकिन नहीं, सब कुछ सरकार को ही करना है। तो सरकार को ही करना है तो सरकार ऐसी बनाओ जो हमारे क्षेत्र के लोगों, हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों, युवाओं, हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए सोचें। उसके लिए नहीं कि अपना खुद के बारे में सोचें। उन महल में रहने वाले नेताओं की मारो लात, उनको हटाओ कुर्सी से, अपने बीच से कोई नेता चुनो और उसको नेता बनाओ। उस पर दबाव डालो कि भाई विकास चाहिए, जो जिसको जिता रहे हो उस पर दबाव डालो कि विकास चाहिए। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आखिर कोई पूछे तो, उस MP MLA से पूछे तो कि क्यों इस क्षेत्र के 60% युवा जो 18 से 20 आज गांव के गांव खाली लगते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपका दोस्त आप जो 18 से 20 के बीच में है क्यों गांव में नहीं है। आज अगर आप अकेले गांव चले जाओ आपको गांव सूना सूना लगेगा। क्या गांव सूना लगने के लिए होता है? कोई है ही नहीं आपका दोस्त जो आपके साथ क्रिकेट खेलता था, जो आपके साथ कोई भी गेम खेलता था, आम के बगीचा में बैठा होता था। कहाँ है दोस्त आज आपका? या तो कोई बेंगलोर में है, कोई कलकत्ता में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई सूरत में है, गांव में है ही नहीं। इन सब के लिए जिम्मेदार है हम सब, कोई एक नहीं, हम सब। जितनी नेताओं की गलती है उतनी तो है भी, लेकिन हमारी भी गलती है कि हम जब वोट देने जाते हैं तो जात देखकर वोट देते हैं कि ये फलानी जाति का, ये हमारी जाति का, ये डकानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का, इसमें फंस जाते हैं। फिर 5 सालों के लिए भुगतना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सब, इस क्षेत्र के बहुत माननीय लोग हैं, मिथिलांचल का क्षेत्र आता है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्षेत्र के जो मजबूत लोग हैं, जो आम जनता है,
वो कदम उठाएंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और जो भी जीतेगा उसका गिरेबान पकड़ के बोलेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास कर। हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अगर ज़्यादा विकास करने में तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम्हारी, तो कम से कम हमें मूलभूत सुविधाएं दो। हॉस्पिटल दो, स्कूल दो, कॉलेज दो, रोड दो, एम्बुलेंस सर्विस दो। मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया, करीब 20 मिनट से ऊपर हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। अगर मुझ में कोई कमी आपको दिखती है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट के माध्यम से मुझे उस पर मेरी नज़र उस पर डालने का प्रयास आप लोगों का रहेगा। और मेरी त्रुटि होगी जो भी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं अगली बार जब फिर कोई टॉपिक होगा तो मैं अगली बार फिर वीडियो अपलोड करूँगा। नमस्कार। जय मिथिला, जय मिथिलांचल, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।